दोस्तों आदाब। आज हम फेसबुक लाइव में आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं, जनाब प्रदीप कुलकर्णी साहब। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला है। तो हम सबसे पहले ये बातचीत करेंगे। ये एक बड़ा ही दिलचस्प इंटरव्यू होगा। हम प्रदीप सर से उर्दू में ही बात करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं माफ़ी चाहूँगा कि शायद पीछे से नॉइज़ आ रही है जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। इस वक्त कुछ बाजू पड़ोस में हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम उनको रोक भी नहीं सकते। लेकिन प्रदीप सर जो वक्त दिए हैं, हम उनको भी वो वक्त भी बड़ा उनका कीमती है। तो सर मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। आप अपना पूरा नाम बताइए। मैं आपको वैसे प्रदीप सर बुला रहा हूँ, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, लेकिन आप अगर अपना नाम पूरा बता दें तो वो बड़ा अच्छा होगा हमारे देखने वालों के लिए। सर, मेरा नाम प्रदीप रामराव कुलकर्णी है और मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। वैसे मेरा नेटिव प्लेस लातूर है। सर हम माफी चाहते हैं, आपकी आवाज हमें थोड़ा सा आवाज आप अपनी बुलंद रखें तो हमें सही से सुनाई देगा। जी सर, बिल्कुल। मेरा नाम प्रदीप रामराव कुलकर्णी है। मैं पुणे में रहता हूँ, महाराष्ट्र पुणे में। और मेरा नेटिव प्लेस लातूर है, जो कि पहले निजाम स्टेट में हुआ करता था। सर आपसे हमारा दूसरा सवाल है कि आपकी मसरूफियत क्या है। मतलब आप इस उम्र के इस हिस्से में क्या कहीं जॉब करते हैं या क्या करते हैं? जी नहीं, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में था और एक सीनियर मैनेजर की हैसियत से मैं रिटायर हो गया 2017 में। और उससे पहले मेरी हॉबी थी कि कुछ न कुछ किसी लैंग्वेज में स्टडी करूं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं क्यों ना उर्दू सीख लूं। तो बड़ी खोज जद्दोजहद करने के बाद मुझे एक शख्स मिले, मिस्टर आतिक शेख, जो YCMOU की डिप्लोमा की तैयारी स्टूडेंट से कराते हैं। तो उनसे मिलने के बाद मैंने चाहा कि मैं उनके पास सीखूं, उर्दू सीखूं। और हमने शुरुआत भी अच्छी की थी, लेकिन हुआ यूँ कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया और मैं क्लास में नहीं जा सका। और उनके यहाँ कोई ये ऑनलाइन पढ़ाने की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, इसलिए वो डिसकंटिन्यू हो गया। अब हो सकता है कोविड लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं फिर से कंटिन्यू करूँ। दरमियान में ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इश्तिहार आया था, जिसमें उर्दू का डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा वो शुरू कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने हिंदी डिपार्टमेंट की वो एडवर्टीजमेंट थी, जिसको मैंने फ़ौरन अप्लाई कर दिया। और कुछ दिनों के बाद उनका ईमेल आया। फिर हमने वो फीस वगैरह भर के वहाँ एनरोल कर दिया। और एनरोलमेंट करने के बाद, चूँकि कोविड लॉकडाउन चल रहा था, तो एक्चुअल क्लासेस वहाँ हो नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने 3 प्रोफेसर्स आज़म इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट किए और उन्हें सैटरडे और संडे का प्रोग्राम दिया। सैटरडे 2 घंटे और संडे 2 घंटे। तो पिछले 6-7 महीनों से ये हमारी तैयारी चल रही है। वहाँ डॉक्टर बारी हैं और डॉक्टर उज़मा हैं और डॉक्टर अज़मत दलाल हैं। तीनों अच्छे उस्ताद हैं और उनसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रदीप सर, आपसे जो मेरा सवाल है कि जी आपने ये जो उर्दू सीखने के लिए जो दाखिला लिया है, इसकी आपने जी कितनी फीस पे की है? यूनिवर्सिटी क्योंकि की फी। जी जी दोस्तों, असल एक बात जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि प्रदीप सर से मेरी जो बात हुई है 3 दिन पहले हुई है। और ये बातचीत और जो दिलचस्पी मुझे लगी कि मुझे जब पता लगा कि प्रदीप सर ने भारी फीस दी है उर्दू सीखने के लिए, बस समझ लीजिए कि यही चीज मैं उस दिन संडे था,
उस दिन भी सर से बात की थी और आज भी मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था। जी सर। जी सर। उन्होंने जो फीस ये की थी, डिसाइड की थी, वो 15,000 थी। वो करीबन 25 लोगों ने पे की है और रेगुलर अटेंड करने वाले लोग 15 हैं। बाकी 10 क्यों नहीं आ रहे पता नहीं, लेकिन वो ऑनलाइन हमारा क्लास सैटरडे संडे चल रहा है। वो 15,000 की फीस है। और वो YCMOU के लिए मैंने जो दाखिला लिया था, उसके लिए मैंने 5,000 ऑलरेडी पे किए थे। वो अभी उसका कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। और यहाँ वहाँ से मतलब खोजबीन करके गालिब इंस्टीट्यूट, फरोग उर्दू डिपार्टमेंट, सैफी पब्लिकेशन, ये वो, यहाँ वहाँ से मैंने 5,000 की किताबें भी मंगवा दी। सर मेरा जो आपसे सवाल है कि आप एक अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं और ये जो आराम का वक्त समझते हैं, आमतौर पर जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं वो ये समझते हैं कि उनके लिए ये आराम का वक्त है। ये सीखने में आपकी दिलचस्पी क्यों? और फिर ये चीज कोई फ्री में भी नहीं मिल रही आपको। भाई उर्दू सीखने के लिए 15,000 रुपए खर्चा कर रहे, ये तो बड़ी भाई, हम तो सिखाने के लिए बहुत सारे अंजुमनों से वाकिफ हैं जो फ्री में सिखाना चाहते हैं। मैं शहर हैदराबाद की बात कर रहा हूँ और हमें सीखने के लिए जो है सो जो बच्चे हैं वो ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं। ओह वैसे पुणे में वो फैसिलिटी थी नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। और दूसरी बात ये है कि उर्दू मैंने क्यों चुनी। सबसे पहले ये है कि अ, अपनी जो परवरिश है इंडिया में, वो परवरिश के दरमियान फिल्मों को अलग नहीं किया जा सकता। शायरी, शायर, इनको अलग नहीं किया जा सकता। हमारी जो जिसे कहते हैं नफ्सियाती परवरिश, जी वो किसी न किसी फॉर्म में अदब से होती है। जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जो लिटरेचर सुनते हैं, गीत सुनते हैं, उन्हीं से हमारी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग होती है। और इसीलिए मैं जब भी सुनता था शाहिर के गीतों को या अ, बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनके गीतों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एक तो बहुत डेलिकेट, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, और मैं उन वर्ड्स को अपनी ज़बान में इस्तेमाल नहीं कर सकता। और एक ही लफ्ज़ में बहुत सारे मीनिंग्स जहाँ आ सकते हैं, उस लैंग्वेज को पढ़ना मुझे लगता है हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा कमर्शियलाइज जमाना हो गया है। यहाँ पर जी, कोई शख्स अगर 1 रुपया भी खर्चा करता है तो वो सोचता है कि मुझे इस 1 रुपये में क्या फायदा है। तो अब आपने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप उर्दू सीख कर मतलब उसका कोई, मैं नहीं समझता कि कोई आप उसका फाइनेंशियल फायदा उठाएंगे, ठीक है, जी नहीं, आपका जी नहीं, पढ़ने कोई का फायदा शौक है। ये जो इन्वेस्टमेंट जी है, नहीं, कोई घर वालों ने आपको कुछ नहीं कहा कि भाई ये क्यों खर्चा कर रहे हो? जी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। जी ये आउट ऑफ हॉबी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अ, जब तक कि आप अपने मुआशरे की अलग-अलग, वी आर वेरी फॉर्च्यूनेट, कि अपने पास इतनी सारी ज़बानें हैं। हम्म और उन ज़बानों में अगर मैं किसी के साथ बात कर सकता हूँ, तो मेरे लिए हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड्स क्या होंगे? मतलब जैसे कि बुक्स हैं, मैं फ़िल्म्स, वीडियोज़ देख सकता हूँ, जिसके ज़रिए मैं उस ज़बान को समझ सकता हूँ। तो मेरे लिए तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, ये भी लैंग्वेजेस मेरे पास ऑप्शन में थीं। लेकिन जिससे मैं ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और मैंने बहुत कुछ सुना है,
उसी जबान को सीखने का मैंने डिसीजन ले लिया। तो वो उर्दू उसमें सबसे अच्छी जबान है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक पीरियड था उर्दू का, अभी है शायद, कि उर्दू जबान पूरे अपने मुआशरे की, जिसे हम साउथ एशिया कहते हैं, पूरे मुआशरे की एक जबान हो सकती है। जब किसी जबान को किसी मजहब से जोड़ दिया जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है कि भाई ये जबान तो एक XYZ कम्युनिटी की जबान है। भाई कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। मुझे तो हंसी आती है उसके ऊपर। अच्छा, एक्चुअली इसमें जी जी बताइए, आप बताइए। एक्चुअली क्या है, जबान इंसान को इंसान से जोड़ती है। कोई कुछ कहता है, लिखता है, तो कोई कुछ सुनता है, पढ़ता है। उससे क्या होता है, हमारे दिल में जो जज्बात है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए मजहब मजहब बीच में क्यों लाया जा सके? मजहब को बीच में लाना सरासर गलत है। ये जबान के साथ नाइंसाफी है। अच्छा, आपने फिल्मों की बात की थी कि बाज जो फिल्में हैं, तो कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा खासतौर पर नगमा जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया कि इसके माने, कि भाई मैं अगर जबान जान जाऊं तो बेहतर तौर पर उसको समझ सकता हूँ। बहुत सारे हैं। साहिर है, कैफी आजमी है, फैज अहमद फैज साहब की वो एक आप कैसे वाकिफ हैं इन शोरा से? आपने साहिर का नाम लिया, कैफी आजमी का लिया, फैज अहमद फैज से लिया, तो क्या आपने इनको पढ़ा है या सुना है? एक दिल्ली में राजपाल पब्लिकेशन करके एक है, जी जहाँ से आज के ज़माने के मशहूर शायर हम की देवनागरी हिंदी में किताबें निकलती हैं। जी। तो कुछ किताबें मैंने रिटायरमेंट के बाद ख़रीदी थी और उनको मैं पढ़ता रहता था। और उसमें और पहले पहले से ही ताहिर का नाम तो हम जानते हैं। कभी कभी फिल्म है, या पुरानी पुरानी फिल्में जैसे मुगल आजम है, या गंगा जमुना है, या फिर ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, अनपढ़ है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें बहुत अच्छी शायरी हमको सुनने के लिए मिलती है। और कैफी आजमी की बहुत सारे गीत हैं जो हम सुनते आए हैं और बरसों से सुनते आए हैं। और लेकिन हम सही मानों में वो उस गीत को, उस शायर के इंटेंशन को समझ नहीं पा रहे। वो गीत को हम ज़्यादा रिलेट करते हैं एक्टर से, फिल्म के किसी किसी एक वाक़ये से हम रिलेट करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। वो शायर क्या कहना चाहते हैं, जैसे शैलेंद्र क्या अच्छा, कितना अच्छा सिंपल लिखते थे, लेकिन कितना अच्छा हिंदुस्तानी में वो लिखते थे। हाँ, हालाँकि वो उर्दू शायर कहलाने के लिए मैं समझता हूँ ठीक नहीं है वो, उनको शायर समझना। लेकिन उनकी उनके लिखे हुए गीत आज भी अपने दिमाग में हैं। तो उनको अच्छी तरह से समझना, अलग-अलग लफ्ज़ों को, उसके अलग-अलग लफ्ज़ों के अलग-अलग मानी जो हैं, उनको समझने की कोशिश करना, ये मेरा इंटेंशन है। और मैं चाहता हूँ कि अफ़साना निगार जो हैं, जैसे सादत हसन मंटो हैं, या इस्मत चुगताई है, प्रेमचंद है, कृष्ण चंद्र साहब हैं, इनकी कुछ कहानियाँ उर्दू ज़बान में पढ़ा। मैंने देवनागरी में तो पढ़ी हैं, जी। अलग-अलग एनबीटी वगैरह, उसमें तो पढ़ी है मैंने। लेकिन जब उन कहानियों को मैं उर्दू में पढ़ूँगा तो और मज़ा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। आप किताबें खरीदने की भी बात करते हैं और ज़बानें सीखने के हवाले से भी बात करते हैं। ये जो नई नस्ल है, आज की जो नई नस्ल है, वो मोबाइल फ़ोन में गुम है। जी। तो ये जो
कुतुब बीनी, किताबों के मुताले की जो आदत है, इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या कर सकते हैं हम? कैसे ये जो नस्ल है जो दूर हो गई है, मोबाइल से करीब और किताब से दूर हो गई है, तो उनको किताब की तरफ कैसे हम ला सकते हैं? कुछ आपके ज़हन में कोई बात या मशवरा? मैं समझता हूँ किताब के बारे में 1 या 2 पेजेस का कोई मतलब जिसे कहते हैं कि अ, उस किताब के लिए कुछ कहना, उसका इंट्रोडक्शन, अगर वो 1-2 पेजेस में तारुफ किया जाए उस किताब का, उसके मतलब कंटेंट्स का, तो वो पास ऑन होता रहेगा। जैसे एक मैं ऐप जानता हूँ, बुकलेट नाम का ऐप है। जी, वैसा ऐप आ जाए और उस ऐप को पॉपुलर करने के लिए हम कुछ कोशिश करेंगे, तो शायद हो सकता है। एक ऐप है बुकलेट नाम का, जो एक बुकलेट। महाराष्ट्र का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी काम नहीं करता, वो सिर्फ बुक्स रीड करता है जी, और बहुत सारे बुक्स का वो तबसरा करता है, जैसे आप तबसरा कह सकते हो। वो 3 पेजेस 4 पेजेस में करता है। तो वो पढ़ने के बाद, ऐप के ऊपर वो तबसरा पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं यह किताब खरीदूँ या ना खरीदूँ। हम्म, और उससे मैं मुतासिर होकर बहुत सारी किताबें खरीद चुका हूँ और खरीदता रहता हूँ। और कुछ बुक स्टॉल्स हैं, बुक स्टोर्स हैं, जिनके पास मैं हमेशा जाता हूँ, जहाँ पे मैंने मेंबरशिप भी ले रखी है। मैं समझता हूँ कि मैं जैसे जैसे सफ़र करता हूँ, जैसे खाना खाता हूँ या दवाइयाँ लेता हूँ, उसके लिए जो खर्च ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से किताबों के ऊपर खर्च करना भी ज़रूरी है। किताबों पे खर्च करना भी ज़रूरी है। और मेरा जो मानना है, जो आम तौर पर मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ कहता हूँ कि उर्दू के हवाले से यकीनन बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन, तंज़ीमें हैं, इदारे हैं, काम कर रही हैं। लेकिन उर्दू जो फल रही है या फूल रही है, वो चंद दीवानों के शानों पर पहल रही है। और आपका शुमार भी मैं समझूँगा कि ऐसी ही शख्सियत में है, जो अपने शौक से, अपनी दिलचस्पी से, अपना पैसा जेब खर्च करके उर्दू ज़बान सीखने के लिए आ रही है। तो एक चीज़ है कि आपने उर्दू के अदीबों को या शोरा को देवनागरी में पढ़ा है, और जी, आप वाकिफ़ है कि भाई कितना इसमें लिटरेचर मौजूद है, अदब मौजूद है जिसको पढ़ना चाहिए, जो दिलचस्पी, एक सुकून का, एक नफ्सियात के लिए एक एक सामान फराहम करता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही दीगर ज़बानों को भी उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहिए? उर्दू वाले भी मराठी का जो अदब है, हिंदी का जो अदब है, या दीगर ज़बानों का जो अदब है, वो उर्दू में भी आना चाहिए? जी, ज़रूर, ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी माफ़ी चाहता हूँ। जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो कि बहुत मतलब हिस्टोरिक प्लेराइट्स या हिस्टोरिक ऑथर्स हैं, जैसे मराठी में हैं, कन्नड़ा में हैं। एक शख्स मैं जानता हूँ, मिसेस उमा कुलकर्णी, और उन्होंने कन्नड़ा से मराठी में सारी नॉवेल्स ट्रांसलेट की हुई है। बहुत सारी नॉवेल्स, भैरप्पा है या बहुत सारे लोग हैं जिनका उन्होंने ट्रांसलेशन मराठी में किया है। तो ऐसे ही उर्दू में हो सकता है। और उर्दू में अगर ऐसी कहानियाँ, अफ़साने, नॉवेल्स अगर आता है, तो उसके लिए मेरे ख़्याल में रीडरशिप मिल जानी चाहिए। और पीरियोडिकल्स, मैं पिछले 6 महीनों से सर पुणे में ढूँढ रहा हूँ कि मुझे कोई पीरियोडिकल मिले, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मुझे आज तक कोई ऐसा एक पीरियोडिकल नहीं मिला, जो हफ़्ते में या महीने में 1 बार मैं खरीद सकूँ और उसे हफ़्ता भर या महीना भर पढ़ सकूँ, जिसके ज़रिए मुझे ज़ुबान ज़ुबान को ज़्यादा समझने में मदद मिले, जो कि मराठी उर्दू में है। ज़बान के बारे में बात करें। जी, उर्दू जो ज़बान में कि किसी, मराठी आपको जो रिसाले की तलाश है वो उर्दू ज़बान में चाहिए? ऑफ़ कोर्स, आई मस्ट हैव इट, मुझे जी, ज़रूरी है वो। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि
उन्हें कुछ मिलता नहीं है कि मैं अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी किसी ज़बान के हवाले से अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे मटेरियल तो चाहिए। जो मटेरियल मुझे मिल रहा है वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा मटेरियल मिल सकता है, दिया जा सकता है। और जो मैं आजकल मतलब कोशिश करके यहाँ वहाँ से मंगा रहा हूँ, जैसे नंदलाल दयाराम है, सैफी पब्लिकेशन मुंबई में है, उनसे जो मंगवा रहा हूँ वो कुछ मतलब वो ताजिर है, वो किताबें चाहिए वो किताबें भेज देते हैं। लेकिन आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू सिलेक्ट ऑथर्स, और मुझे ऑथर सिलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए, जो ऐप के जरिए हो सकता है कि मैं ऑथर सिलेक्ट कर सकूं, मैं उसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ सकूं, और बाद में मैं ये सोच सकूं कि ये मैं बुक मंगाऊं या ना मंगाऊं। और मैं समझता हूँ ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ मैं कहीं तकरीर कर, जैसे मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, जहाँ तकरीर करते हुए अगर मैं दो चार भी उर्दू अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ तो लोगों को बहुत बहुत इम्प्रेसिव लगता है। लेकिन ऐसी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उर्दू जानना, उर्दू बोल पाना और उर्दू के बहुत सारे ऐसे अल्फाज को समझ पाना, ये पूरे मुआशरे की ज़रूरत है। ये नहीं है कि किसी एक की क्वालिटी है। ये मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मैं उर्दू समझ सकता हूँ या बोल सकता हूँ, ये मेरी क्वालिटी नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है। और ऐसी ही ज़रूरत हर एक को होनी चाहिए। अच्छा, आपने जितनी उर्दू सीखी या जितना सुना है, मैं चाहूंगा कि आपसे कोई शेर भी सुनो, कोई उर्दू गाने के या नगमे के बोल भी सुनो, जो जो आप समझते कि अब जब आप उर्दू जान गए तो शायद उसको बेहतर तौर पर आप समझ रहे हैं। जी जी जी, क्यों नहीं सर। मैंने एक रोटरी क्लब में एक इंट्रोडक्शन कराया था उर्दू शायरी का, गालिब की शायरी का। तो उसमें मैंने एक उनकी गज़ल है जो मैंने पढ़ी थी उसमें। वो लिखते हैं कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। वाह वाह, बहुत खूब। और उसमें आगे लिखते हैं, तेरे वादे पे जिए हम, ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न घर के दरिया, न कहीं जनाजा होता न कहीं मजार होता। उसे कौन देख सकता, उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। और आखिर में लिखते हैं, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयां गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादाकार होता। आप एक जो इतने जो गालिब के अशार जो आपको ज़बानी याद हैं, ये तो बहुत सारे उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक तरगीब का सामान है कि वो भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। प्रदीप कुलकर्णी साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझसे गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला है। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल जरूर करना चाहूंगा कि जी आप जो सर। किताबें भी खरीदते हैं, ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं और पढ़ते भी हैं, तो अंदाजन आपके पास कितनी किताबें होंगी? और फिर आप क्या समझते हैं कि उन किताबों को आपके अलावा घर में और कोई भी है जो पढ़ता है? मेरे भाई साहब हैं जो मेरे साथ, गालिब इंस्टीट्यूट का एक कोर्स चल रहा है, 5-6 महीने का है वो। मंडे ट्यूसडे और वेंसडे शाम को 5 से 6 तक
मिस्टर ताहिरुल हसन उस्ताद है वहाँ पे जो पढ़ाते हैं, तो हम दोनों एक साथ वो ज्वाइन करते हैं। मेरे भाई साहब ठाणे में हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं, और बड़े भाई हैं चूँकि वो मेरे पहले रिटायर। बाय द वे हम दोनों की पैदाइश हैदराबाद की है। अच्छा, ये वाला ताल्लुक जैसे ही सुना मैं अच्छा निकल गया मेरे मुंह से। बड़ी खुशी हुई आपसे, इस हवाले से भी आपका तारुफ हुआ है। और असल जो आपसे हमारा ताल्लुक है वो उर्दू जबान का है। जी एक दिलचस्पी का जो कॉमन है, जो जोड़ने वाली जो चीज थी, वो आपसे जी बातचीत करके, आपके ख्यालात सुनकर, आपसे जितनी हमारी गुफ्तगू हुई उससे बड़ी खुशी हुई। मैं समझता हूँ कि उर्दू के हवाले से आपका ये जो सफ़र है वो बड़ा दिलचस्प है। और हम चाहेंगे कि आगे भी जब भी आपको वक्त मिले, आपके उर्दू सीखने के इस सफ़र में, शेर व शायरी के इस सफ़र में, और उर्दू ज़बान और जो फिल्मों का आपने पुरानी गंगा जमुना, अनपढ़, मुग़ल आज़म ऐसी फिल्मों के हवाले से भी बात की थी। तो हम तो जी चाहेंगे कि किसी दिन आपसे हम ये जो इन फिल्मों के हवाले से, जैसे किसको ये एक फिल्म ले लीजिएगा आप, मुग़ल आज़म, और उसमें जो उर्दू है जो हम उस पर बात करेंगे, या कभी अनपढ़ के हवाले से, या कैफी आज़मी के हवाले से, ताकि मैं ये समझूं कि इस बातचीत से मेरी मालूमात में इजाफा हो। मैं एक तालिब इल्म हूँ, बस यही मानता हूँ उर्दू के हवाले से कि उर्दू का मैं एक तालिब इल्म हूँ। और मैं आपका इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और हम दावत देते हैं। आपने बड़ी पॉइंट की बात कही है कि अब जो सीखने का तलाश में है, जो दिलचस्पी रखता है, उसके लिए वैसा दिलचस्प सामान नहीं है, वैसा दिलचस्प मवाद नहीं है जो इदारे उर्दू के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू ज़बान सिखाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने उनके लिए भी एक टास्क दिया है कि वो इस हवाले से काम करें कि कोई ऐसा रिसाला हो, ऐसा मैगज़ीन हो जो गैर उर्दूदान लोग भी पढ़ सकें, और उसमें छपने वाले तबसरों के ज़रिए से वो उर्दू की किताबों तक पहुँचे। तो आपने बहुत ही अच्छे नुकात की तरफ निशानदेही की। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और यही कहेंगे कि उर्दू पल रही है दीवानों के शानों पर। और आज हमारी मुलाकात ऐसे ही एक बड़ी शख्सियत के साथ हुई है जिनका नाम है प्रदीप कुलकर्णी। बेहद शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा मुझे, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार। बेहद शुक्रिया।